हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार। और आज फिर हम कल केमिस्ट्री 10 सीबीएसई बोर्ड का दूसरा चैप्टर जो एसिड बेस साल्ट था, हम कुछ चर्चा कल किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम एसिड के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। कल हम एसिड्स कल हम बताए थे कि जितना भी कंपाउंड का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ये सारे कंपाउंड को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कैटेगराइज कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, सबके गुण के आधार पर जितना भी कंपाउंड था सबको क्लासिफाई कर दिया गया है। अब एसिड का जो गुण रखता है, जो कंपाउंड में एसिड का गुण कुछ मिलता जुलता है, उसको एसिड के अंतर्गत रख दिया गया है, और जो बेस का रखता है उसको बेस कैटेगरी में रख दिया गया है। तो हम एसिड के बारे में चर्चा किए थे और बताए थे कि एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है, हम दो तरह का कंसंट्रेशन बताए थे। एक होता है कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेट एसिड का मतलब क्या होता है कि वैसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट नथिंग है, नहीं के बराबर है, या नहीं तो एकदम कम, ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इन एसिड, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। या उसको कहा सकता है कि नो एनी अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इन एसिड, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो काफ़ी डेंजर होता है, हम इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है एक डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि उसमें वाटर का अमाउंट जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर एसिड को वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है, हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वाटर में मिलाते हैं, और ऐसा करने के बाद वो एसिड जो होता है सो डाइल्यूट बन जाता है। डाइल्यूट एसिड जो होता है उतना डेंजर नहीं होता है जितना कंसंट्रेट एसिड होता है। ये तो हो गया डाइल्यूट और कंसंट्रेट एसिड के बारे में। अब क्या है, एसिड का प्रॉपर्टी देखना है। और किसी केमिस्ट्री में जो होता है ना, वो दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है। तो सबसे पहले एसिड का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पहला क्या होता है, पहला यहाँ देखना है कि एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। एसिड किस स्टेट में होता है। स्टेट का मतलब होता है कि किस अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ ऐसा एसिड होता है जो सॉलिड में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो एसिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाता है, इसके बारे में जानना है। कुछ एसिड ऐसा होता है जिसका स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। इसके अंतर्गत आता है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड आता है। दूसरा तुम्हारा आता है बोरिक एसिड। ये एसिड जो होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिड्स इन विच इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये एसिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और इसको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कहा जाता है। दूसरा होता है लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट भी होता है, और लिक्विड स्टेट के अंतर्गत क्या होता है, ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है ना। इस तरह का जो एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये सब एसिड जो होता है HCl होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट एसिड्स। दीज आर द एसिड्स बट इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कता एसिड, ये दोनों एसिड है, ऑक्जेलिक भी एसिड है, बोरिक एसिड भी एसिड है। H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी है, फॉर्मिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सारा एग्जाम्पल जो है वो एसिड का है। लेकिन है क्या कि कुछ एसिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कुछ एसिड ऐसा होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एसिड्स। दूसरा क्या होता है
कि हम आइडेंटिफाई जो करते हैं शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं B2R, कि अगर कोई भी एसिड में, अगर हम कल बता रहे थे कि एक इंडिकेटर होता है, इसका नाम होता है लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर इंडिकेटर के माध्यम से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर मान लो कि एसिड है तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि उस एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम डालते हैं तो उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर हो जाता है रेड। तो अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं और डालने के बाद यदि उसका कलर रेड हो जाता है तो हमें समझना चाहिए, वी अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज़ द सॉल्यूशन विच इज़ गिवन इज कॉल्ड एसिड्स, कि जो सॉल्यूशन हमको दिया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड्स कहलाएगा। तो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड का, और इसके अंतर्गत हम ब्लू टू रेड हो जाता है, जब ब्लू को डालते हैं तो रेड हो जाता है। इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो ये सब सारा जो कैरेक्टर है ये सब क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का है। और तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि एसिड्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर किसी एसिड में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, अगर किसी एसिड से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो फ्लो कराने के बाद वो एसिड क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, और स्प्लिट करने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। कहता है कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब किसी एसिड से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है, क्योंकि फ्लो करने के दौरान में एसिड में जो हाइड्रोजन रहता है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर देता है, और जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, अगर किसी एसिड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, उससे होकर के गुजारते हैं, तो ऐसा करने के बाद जब एसिड स्प्लिट करता है और स्प्लिट करने के बाद हाइड्रोजन आयन का अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट को प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी एक कैरेक्टर है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। हमको लगता है कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों को। और इसके बाद का जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, और बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इजी है, कहीं कोई बात नहीं है। हम आसानी से एसिड, बेस एंड साल्ट को अच्छे तरीके से पढ़ करके समझेंगे, और फिर बुक को भी देखेंगे, वीडियो को भी देखना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के बीच में भी बताना है। और एकदम कोई कुछ बात नहीं है, एकदम इजी वे में जब भी घर में बैठे रहते हैं तब इस वीडियो को निकाल करके हम देखते रहेंगे और बुक भी पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है यहाँ, उसको हम लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया और ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या है, यहाँ पर होता है केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन कराना है, कि हम एसिड को किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। कहता है कि रिएक्ट विथ मेटल। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, यहाँ पर जिंक है, ये जिंक मेटल है, और इस जिंक को हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ये किंग ऑफ केमिकल है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में अगर सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं और लेने के बाद यदि हम जिंक के ग्रेन्यूल्स को, जिंक के टुकड़े को उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद जिंक जो होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है जिंक से लेस रिएक्टिव है, और यहाँ पर जिंक जो है सो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है।
और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसको अपने स्थान से डिस्प्लेस कर दिया गया, तो डिस्प्लेस कर दिया गया तो प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये निकलता है हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद क्या होता है कि जिंक जो होता है वो सल्फेट के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर ये गैस के रूप में आता है, ये भी तुम्हारा यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है, और ये तुम्हारा यहाँ पर सॉलिड है। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी कि अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर साल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन गैस है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब किसी टेस्ट ट्यूब में हम सल्फ्यूरिक एसिड को या किसी भी एसिड को लेते हैं, और लेने के बाद जब मेटल के ग्रेन्यूल्स को यानी मेटल के टुकड़े को उसमें डालते हैं, तो डालने के बाद ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि माचिस की तीली ले जा करके उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में जो धुआं ऐसा निकल रहा है वहाँ पर हम ले जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर हम ले जाते हैं कि वो जो धुआं जो होता है वो पॉप साउंड के साथ जलता है। ये आइडेंटिफिकेशन है, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, और जो बताया जा रहा है इस पर गौर करना है कि ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज कर रहा है, आइडेंटिफाई तब करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है जब वो माचिस की तीली लेकर ले जाने के बाद यदि वो गैस पॉप साउंड के साथ जलता है, बर्न करता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो गैस रिलीज हो रहा है वो वास्तविक में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बढ़ते हैं कि अगर रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट की चर्चा करते हैं कि अगर एसिड को मेटल के कार्बोनेट से हम रिएक्ट करा देते हैं तो क्या होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं एसिड और यहाँ पर लिखते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और बनता क्या है, हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं, एसिड में देते हैं HCl दे देते हैं, कोई भी एसिड दे देना है, और मेटल कार्बोनेट में देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। चौक जिसे बोर्ड पर लिखा जाता है उसका भी नाम है, और ये स्टोन जो होता है ना उसको भी हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एसिड मेटल के कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद बनता है क्या, साल्ट। ये साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अब प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कैल्शियम जो होता है वो क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ये साल्ट हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और फिर ये वाटर बन जाता है ना। अब यहाँ पर ये तो बन गया कि अगर किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट हम कराते हैं तो रिएक्ट करने के बाद ये साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वाटर बनता है। ये दिस इज द फॉर्मूला इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है कि अगर मेटल के कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब इसी फॉर्म पर हम दूसरे मेटल कार्बोनेट, दूसरे एसिड को रिएक्ट करा देते हैं तो ऐसा होता है। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन बनने के बाद हम पहले भी बताए थे कि कोई भी इक्वेशन जब फॉर्म करेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस क्या करना है, लेफ्ट और राइट। ये रिएक्टेंट कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। रिएक्टेंट की तरफ जो किसी एलिमेंट का जो एटॉम है और प्रोडक्ट की तरफ जो किसी एलिमेंट का जो एटॉम है, दोनों को इक्वल कर देना है। हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन 2 है और यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन सिंगल है, तो हम यहाँ पर तो राइट साइड में कुछ लिख नहीं सकते हैं। जब भी उसको बैलेंस करना है तो प्रीफिक्स इसमें हम 2 लगा दिए। जब यहाँ पर 2 लगा दिए तो क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो गया। अब देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, जब 2 आगे लग गया तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इसके बाद देखना है कैल्शियम यहाँ सिंगल है तो कैल्शियम सिंगल है, कार्बन सिंगल है तो कार्बन भी सिंगल है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं H2SO4 और यहाँ पर लिखते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ये दूसरा एग्जाम्पल है
रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, है ना, विथ एसिड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट को ले लिए हैं और ये जिंक कार्बोनेट है, फिर क्या हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये ZnSO4 बन जाता है, ये साल्ट बन गया। फिर आंख मूंद करके लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चूँकि हम फॉर्मेट में पढ़े हैं कि अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। साल्ट चेंज करेगा लेकिन ये दोनों कंपाउंड यही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ठीक उसी तरह से हमने कर दिया। अब देख लेते हैं मिला करके कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर O4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो 4 3 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 4 है, 2 है, 4 2 6 1 7 हो गया। हाइड्रोजन भी 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। जिंक 1 है तो जिंक यहाँ 1 है। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है। इस तरह से ये जो है सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और लगभग मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराने के बाद साल्ट के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर फॉर्म करता है, ये एटलीस्ट जो होता है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम तीसरी बात लेते हैं कि अगर हम किसी एसिड को मेटल के कार्बोनेट नहीं बल्कि मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट होता है, मेटल बाइकार्बोनेट। अगर हम किसी एसिड को मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर यही बनता है, ये मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट कार्बोनेट। ये तुम्हारा तीसरा प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एसिड के जगह पर हम ले लेते हैं HCl और मेटल बाइकार्बोनेट की जगह पर ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा भी कहलाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर वही चीज़ बनता है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के साल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, इसको किचन साल्ट भी बोलते हैं। और फिर यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हो जाएगा वाटर। ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर किसी एसिड को किसी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करा देते हैं तो साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, एसिड के जगह पर हम HCl ले लेते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट की जगह पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। आपस में रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना देता है, फिर इससे टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर बन जाता है। यहाँ पर फिर हम कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl को हटा करके कोई दूसरा ले लेते हैं, हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 और प्लस ले लेते हैं यहाँ पर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं HCO3। चेंज करके देखना है, यहाँ पर एसिड के रूप में हमने ले लिया H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हम मेटल बाइकार्बोनेट के रूप में लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, फिर ये कैल्शियम सल्फेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर ये वाटर बन जाता है। तो इस तरह से हमें देखना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है कि अगर कोई एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इस चीज़ को हम अपने दिमाग में नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री में जो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो आसानी से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया कैल्शियम सल्फेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को ट्वाइस कर देते हैं। चूँकि यहाँ पर ट्वाइस हुआ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। और इस तरह से अब देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन 2 हो गया, चूँकि कार्बन यहाँ पर है ट्वाइस हो गया, तो कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 को आगे कर देते हैं। तो कार्बन 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इस तरह से लगातार इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। कल फिर हम कोशिश करेंगे कि इससे आगे के भाग को बताने में